दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रहने वाले प्रदीप यदू एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हैं। ब्रिगेडियर यदू ने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। वर्ष 1986-87 में उन्होंने ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका के खिलाफ युद्ध में हिस्सेदारी दर्ज की थी। वर्ष 1989 और 91 के बीच उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी धारदार मौजूदगी दर्ज करवाई थी। आतंकियों से निपटने के लिए ऑपरेशन रक्षक के तहत वे जम्मू कश्मीर में भी तैनात रहे और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते रहे। उल्फा उग्रवादियों से दो हाथ करने के लिए उन्हें ऑपरेशन राइनो में भी शामिल किया गया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिगेडियर यदू कारगिल की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। सेना में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ब्रिगेडियर यदू को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। फिलहाल सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ब्रिगेडियर यदू एक दमदार और बुलंद आवाज है। आज के बिखरे पन्ने अनसेंसर्ड में हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। ब्रिगेडियर यदू जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि यदि आप साउथ में होते और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे होते तो किसी हीरोइन के भाई बन जाते आप, या किसी हीरो के भाई बन सकते थे, या दोस्त बन सकते थे, या जो आज का ये जो ज़माना है, ये जो ज़माना आपका वो ज़माना रहता तो शायद हो सकता था कि मस्जिद पे कहीं वो झंडी फहराने भी आपको जाना पड़ता। लेकिन ये सब छोड़ करके डॉक्टर बन सकते थे आप, इंजीनियर बन सकते थे, कोई और दूसरा काम भी कर सकते थे। अपने सेना में ही जाना क्यों जरूरी समझा, ये जानना चाहूँगा मैं। राजकुमार, आप मुझे आज से करीब 55 साल पहले जी के जो वातावरण में ले गए जी। 1961 में एक पिक्चर आई थी हिंदी की, देवानंद की। अच्छा। हम दोनों। उसमें देवानंद एक फौजी रहता है। वो फिल्म देखी थी, मैं बड़ा छोटा था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था। तब वो जहन में एक हरी वर्दी बैठ गई थी। और उसके 2-3 साल के बाद 1964 में एक फिल्म आई थी हकीकत, जो 1962 चेतन आनंद की। चेतन आनंद की। उस फिल्म को जब देखा तो वो जो हरी वर्दी का रंग है वो जहन में और चढ़ गया। वाह। उसके बाद मैं बैडमिंटन खेलता था, मध्य प्रदेश से खेला है, इंडिया की जूनियर टीम से खेला है। तो करीब ये 67-68 की बात है। जबलपुर में मैं खेल रहा था और जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के क्लब में वो टूर्नामेंट हो रहा था। जब मैं पार्थो गांगुली, जो उस समय इंडिया नंबर 2 था, उससे खेल रहा था, तो खेल के बीच में एक बड़ी अधेड़ सी महिला, बड़ी ग्रेसफुल महिला, वो दाखिल हुई। अच्छा। और बाएं तरफ एक ही ड्रेस में, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट और मरून और रेड कलर के ब्लेजर में करीब 10-12 यंग लड़के बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता था कौन थे, लेकिन जैसे वो महिला आई, वो कोर्ट के चारों तरफ से अपनी जगह में गई, तो वो 12-14 लड़के जो थे वो एकदम से उठे साथ में और महिला को विश किया और बैठ गए। उसके बाद हमारा गेम शुरू हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या। बाद में मैंने पता किया कि ये जो युवा थे कौन थे। तब मुझे बताया गया कि ये ऑर्डिनेंस कोर के यंग ऑफिसर्स हैं जो वहाँ ट्रेनिंग में हैं। वो 2 पिक्चरों के हरी वर्दी का जहन और ये जो ब्लेजर पहन के बैठे थे, उनका अनुशासन और एकता देख के मैंने कहा, बॉस अब चाहे कुछ हो जाए, मैंने फौजी ज्वाइन करनी है। अच्छा। और उस समय जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि उस समय 2-3 प्रोफेशन होते थे, या डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या वकील बन जाओ। और हमारे पापा मम्मी कहते थे, मम्मी मेरी बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो कहते थे, बेटा अगर डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं बनेगा तो तेरे को 1000 रुपये देंगे, पान का ठेला चला लेना, रिक्शा चला लेना। अच्छा। सच बता रहा हूँ मैं। अच्छा। और पापा शासकीय अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी, तो मम्मी चाहती थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाऊं। लेकिन जब मैं अपने 11th की मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा था तो मम्मी स्ट्रिक्ट थी, वो मेरी पढ़ाई चेक करती थी। जैसे हम टेबल में बैठे हैं, ऊपर मेरे कोर्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बुक है और ड्रॉर के नीचे मेरे एनडीए IIM की बुक्स थी, वो पढ़ता था मैं। अच्छा। और उनको हवा नहीं लगने दी कि मैं एनडीए की और IIM की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं थ्रू हो गया, यूपीएससी क्लियर हो गया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्लियर हो गया। बस वो जो बचपन में जो दिमाग में चोट लगी थी हरी वर्दी की, वो मेरे जहन में था।
और मेरे मित्र बोलते थे ये सरफिरा आदमी है, पागल है। पागल क्यों बोलते थे आपको? बोलते फौजी बनेगा, आराम से डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, फौजी बन के तो तू क्या करेगा? जनरली जो प्रशासनिक अधिकारियों के बेटे उस जमाने में जो थे, जैसा हमने देखा सुना, हाँ। तो काफी बदमाश हुआ करते थे। तो आप भी, आपके अंदर भी तो कुछ रहा होगा थोड़ा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब साइंस कॉलेज रायपुर में पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में जी। तो मैं कॉलेज का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था, बैडमिंटन खेलता था और लोग पसंद करते थे मुझे। उस समय 71 की लड़ाई हुई तो हम पूरा चंदा कर रहे थे ताकि प्रधानमंत्री जो कोष है उसमें भेजने के लिए। तो उस समय एक रिक्शे वाला भी हमें 8 आने 1 रुपया दे रहा था, और उस समय का 8 आने मेरे हिसाब से आज के 100 रुपये के बराबर तो होगा। एक सदर में एक ज्वेलर्स था, नथानी नाम था उनका। उस समय वो कहते थे लखपति सेठ है वो, उसने हमें सिर्फ 1 रुपया दिया। नथानी ने 1 रुपया दिया? 1 रुपया दिया। जब 1 रुपया दिया तो हमारा दिमाग ठनका और हमने उसकी दीवार जो कांच वाच था तोड़ ताड़ दिया। अच्छा। उसने पुलिस बुला ली। अच्छा। और हम जेल चले गए 1 दिन के लिए। नथानी जी की दुकान पर आप लोगों ने हमला हाँ, किया? क्योंकि हमें लगा यार वो देश के सैनिक मर रहे हैं, वो ये बंदा इतना बड़ा सेठ है 1 रुपया दे रहा है। तो वो थोड़ा सा होता है ना, वो क्या, इसीलिए बोल रहा था सरफिरे होते हैं फौजी। और आधा फौजी तो मैं फौज जानने के पहले कर लिया। चलिए, तो अच्छी बात है। तो मैं अभी भी जो रायपुर के जो नथानी हैं या देश में जो भी नथानी, उनसे अनुरोध करूंगा कि फौजियों का ध्यान रखें। राजकुमार, मैं ये कहना चाहता था कि आपने जो शुरुआत करी कि साउथ इंडिया, हाँ। आपने मुझे हीरोइन का भाई बना दिया। हाँ। हीरो का दोस्त बना दिया। नहीं, सुनो, मैंने बनाया इसलिए, मतलब तुम खुद अपना मोर्चा खोल के हीरो बन के बैठे हुए हो, हैं? कमाल यार। नहीं, मैंने तो इसलिए बनाया कि जनरली जो भी ब्रिगेडियर होते हैं ना, या जो सेना वेना में रहते हैं, हिंदी फिल्म में के लोग हों, ये वो, देखिए ब्रिगेडियर का जो सबसे बुरा इस्तेमाल करते हैं हिंदी फिल्म वाले, वर्दी पहना देंगे और उनके हाथ में कुत्ता थमा देंगे या डंडा थमा देंगे। और ज़्यादातर ब्रिगेडियर जो है वो मॉर्निंग वॉक करते रहते हैं हिंदी फिल्मों में। तेलुगु फिल्मों में भी जो है या तो भाई रहते हैं या फिर तो मुझे ऐसे लगा, अच्छा कोई बात नहीं, कि आपसे मतलब आप ये वो रोल कर सकते थे। लेकिन चलिए, आप सेना में आ गए, अच्छी बात है। ब्रिगेडियर यदु जी, मेरा एक दूसरा सवाल है और थोड़ा गंभीर किस्म का भी है। हाँ। कि मैंने देखा है और पढ़ा भी है कि एक किसान का बेटा फौज में जाता है, एक मजदूर का बेटा फौज में जाता है, और आप देखिएगा कि किसी मध्य वर्ग का कोई ईमानदार व्यक्ति है, कोई रोजी रोटी नहीं मिलती उसके सामने, तो वो फौज में चला जाता है। ये उद्योगपतियों के बेटे या जिनके पास बहुत इफरात पैसा है, वो देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर खड़े क्यों नहीं रहना चाहते? राजकुमार, ये बहुत अहम सवाल है। पहली चीज, हम भी उसी देश के हैं, वही राशन हम खाते हैं, उसी वातावरण में रहते हैं, उन्हीं स्कूलों की शिक्षा प्राप्त करते हैं जिसमें एक गरीब का बच्चा पढ़ता है और एक अमीर का बच्चा पढ़ता है। उस समय जो आज गरीबी और अमीरी का जितना फर्क है, उस समय उतना नहीं था ना। सवाल ये उठता है कि सैनिक और सिविलियन, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका उद्देश्य क्या है। जैसे आपने कहा किसान, एक जो किसान है, किसानी करता है, वो सिर्फ अपने लिए थोड़ी सी, उसका राशन का रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है ना, वो अपने लिए खेती नहीं करता, वो देश के लोगों के लिए खेती करता है। मतलब उसका उद्देश्य सामूहिक है, देशवासियों के लिए है। अब दूसरा मजदूर को देख लीजिए, मजदूर अपनी झोपड़ी बनाएगा लेकिन दूसरों के महल बनाता है, उसका भी जो उद्देश्य सामूहिक है, लोगों के लिए। अभी आप देखिए, जो नेता हैं या बड़े अमीर हैं, उनके बच्चे ऐशो आराम से बढ़े हुए हैं। जाहिर से उनका उद्देश्य क्या है कि जो हमारे पैसे हैं उसको और बढ़ाना, और जो उनका प्रॉफिट है, मुनाफा, उसमें से कुछ पैसा नाम के लिए टैक्स बचाने के लिए, जो भी कहिए,
CSR जो होता है, कंपनी सोशल लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रक्षा तो आप लोग उन्हीं लोगों की सुनिए, करते हैं। बताता हूँ मैं आगे इसके ऊपर और चर्चा करूँगा। जब जिस बच्चे ने जिंदगी में उसका उद्देश्य खुद से निहित रहा है, वो फौज में क्यों जाएगा? राजनेता, क्या आपने आज तक किसी राजनेता के बच्चे को जय श्री राम बोलते हुए दंगा फसाद में पार्ट लेते हुए देखा है? क्या आपने किसी राजनेता के बच्चे को बॉर्डर में गोली खाते देखा है? नहीं। उसके पास बाहुबल है, धन बल है, और सत्या का जो जैसे खून होता है ना, शेर को, आदमखोर को खून लग जाए, तो वैसे इनको सत्ता का जो खून लगा है, तो वो चाहता है कि उस खून का जो टेस्ट है हमेशा रहे। तो बाप दादा आएंगे, बाप आएंगे, बच्चा भी जाएगा। और वो बच्चा नहीं चाहेगा कि जो बच्चा सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति से जो गरीब है, वो देश के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, वो अमीर या राजनेता नहीं चाहेगा कि उस गरीब बच्चे के सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति हो, या उसका जो गरीबी है वो कम हो, उसकी शिक्षा बढ़े। नहीं, क्योंकि अगर उसकी गरीबी कम होगी, शिक्षा बढ़ेगी, तो उसका नॉलेज बढ़ेगा। जब उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसके प्रश्न पूछने की शक्ति बढ़ेगी। जब उसके प्रश्न पूछने की शक्ति बढ़ेगी, तो वो राजनेता को पसंद नहीं आएगा। इसीलिए गरीब को गरीब रहने दो, अमीर को और अमीर होने दो। ये जो आपने कहा है कि गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे, हम भी उसी हाड़ मास के हैं। लेकिन एक सैनिक के अंदर एक जुनून होता है, एक देश के प्रति सच्चा प्रेम होता है, एक आत्मसम्मान होता है, एक लगन होती है, कभी ना झुकने की एक उसके अंदर एक ताकत होती है। वो सिविलियन में नहीं होती। जैसे कई बार मैंने देखा, सिविलियन जो युवा हैं, करोड़पति के बच्चे फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं, लाल लाइट आई, उन्होंने शीशा खोला, खाली बोतल बाहर फेंक दी, सिगरेट का पैकेट बाहर फेंक दिया, लाल लाइट है, जंप कर गए। और मैं उनसे कहता हूँ, यार आप 40 लाख की गाड़ी चला रहे हो, इसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है? बोलते सर सिविल में तो ऐसे ही होता है। मतलब शर्म करो, इसमें कोई आर्मी की ट्रेनिंग की नहीं है। आपने किसी फौजी को नहीं देखा होगा कि इस तरह की कार्रवाई करे। ये फ़र्क है आर्मी सैनिक की और जो सिविलियंस है। ये मैं इस विषय में कहना ये एक अनुशासन तो रहता ही है, बिल्कुल। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ के पूछना चाह रहा था आपसे कि बॉर्डर पे जो खड़े हैं वो सैनिक हैं, सिपाही हैं, हमारी रक्षा करने वाले, और अब तो एक ऐसा तबका भी पैदा हो गया है जो ये फर्जी राष्ट्रवाद चिल्लाता है और कई तरह के नारे लगाता है, उत्तेजक, और बोलता है कि राष्ट्रवादी है। वो भी कहता है कि मैं भी सिपाही हूँ, देश की मैं भी रक्षा कर रहा हूँ, खुदाई करने में लगा हुआ है, ताजमहल के नीचे भी खुदाई चाहता है, कुतुब मीनार को भी उड़ा देना चाहता है, और खुद को वो राष्ट्रवाद का सिपाही और अगवा बताता है। तो ऐसे सिपाहियों को आप कैसे देखते हैं? जो छद्म राष्ट्रवाद है, वो कोशिश होती है इस तरीके के पाखंडियों की कि लोगों को दिखाया जाए कि हम सच्चे देश प्रेमी हैं, राष्ट्रवादी हैं। जो आपने प्रश्न किया कि इनको क्या नज़र नहीं आता कि ताजमहल खुदाने से क्या होगा, या कुतुब मीनार खुदाने से क्या होगा, या ज्ञानवापी के नीचे खोदने से क्या होगा? सब नज़र आता है। आप बताइए, 135 करोड़ की जो भारत की जनसंख्या है, इसमें से कितने प्रतिशत लोग चाहेंगे कि इस तरीके के किस्से हो? ये जो छद्म राष्ट्रवादी हैं, जो इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, वो, और इन्हीं मुद्दों को ये जो आज की, जिसको आप पत्रकारिता कहते हैं, मैं तो इसको दलाली कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं क्यों मानेंगे? बड़ा स्पष्ट हम क्यों बंदा हूँ। जी जी। क्यों नहीं? क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं, और मैं पत्रकारिता का बोल रहा हूँ। जो आज की 90% पत्रकारिता है, वो दलाली का काम है। जो ये 2, 4, 5, 10% लोग ये इस तरीके के छद्म राष्ट्रवाद को पैदा करके लोगों को बरगला रहे हैं, सिर्फ ये 10% लोगों की सोच
देश की 247 चैनल हैं, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, रीजनल लैंग्वेजेस की हो, और ये 247 चैनल देश के सिर्फ 5 या 6 उद्योगपतियों की है। और ये कौन से उद्योगपति हैं? जो सरकार को समर्थन करते हैं। और अगर सरकार का समर्थन इस प्रकार के उद्योगपतियों को है और उनके गोदी मीडिया के चैनल को है, तो ऑब्वियसली आपको पूरी दुनिया में, पूरे देश में सिर्फ वो 10% दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज के आईटी के ज़माने में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और सैटेलाइट के ज़माने में, अगर आप सोचें कि भारतवर्ष अपनी कमियों को इस गोदी मीडिया के हवाले से छुपा सकेगा, गलत फहमी में है। आज आप देश की जो स्थिति है, आप इंटरनेशनल मीडिया में जाके देखिए। ब्रिगेडियर यदु जी, एक बड़ा जरूरी सा सवाल है और कई लोग इस बात को बार बार पूछते हैं कि सेना के भीतर राजनीति घुस गई है, और कई तो अब तो ये भी कहा जाता है कि उसका कलर भी कुछ बताया जाता है कि उस राजनीति का कलर क्या है। तो जिन दिनों आप सेना में थे, क्या राजनीति हो रही थी वहाँ पे, या किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट हो रहा था? अंदरूनी तो सभी जगह कुछ ना कुछ भीतरी राजनीति तो चलती रहती, लेकिन पार्टी की राजनीति सेना के भीतर दिखाई दे रही थी क्या? क्या मानते हैं आप इसको? देख भाई राजकुमार, तय मोला एक बहुत संजीदा प्रश्न पूछे है जी, और तय काबर पूछे है मैं नहीं जानता हूँ भाई। अब तय मोला अरेस्ट करवावे तो मैं नहीं जानता। अरेस्ट का सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल जरूरी है। ये बहुत संजीदा प्रश्न है। जो सेना हो है, किसी भी लोकतांत्रिक देश का ब्रह्मास्त्र होता है, अंतिम हथियार होता है। अगर आप उस ब्रह्मास्त्र को राजनीति के रंग से रंगना शुरू कर दोगे, तो ये तय है कि आप अपने उस ब्रह्मास्त्र की धार को तेज नहीं कर रहे हैं, उसको आप ब्लंट कर रहे हैं, खत्म कर। ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। ये संजीदा प्रश्न है जी, बहुत ही, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नागवार गुजरे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है और सत्य के तथ्य हैं। जी, जानना चाहेंगे अभी जैसे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। जी, आपने 4 साल पहले तक देखा होगा कि प्रधानमंत्री के बगल में एक आर्मी ऑफिसर खड़ा होता था। आप याद करिए। जी, जी, कई फोटो में वो जो आर्मी ऑफिसर है वो दिल्ली एरिया का जनरल ऑफिसर कमांडिंग होता था, लेकिन पिछले 4 साल से उसको खड़ा नहीं किया गया है। वो आर्मी ऑफिसर पूरे विश्व को संदेश ये देता था कि ये जो देश का नायक है, जो प्रधानमंत्री है, उसके साथ पूरे देश की सेना खड़ी है। जी, ये संदेश था। वेरी गुड। आपने उसको हटा दिया, मतलब राजनीतिक रंग आपने देना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, 6 और 7 साल में, पिछले 6-7 सालों में मेरे ख्याल से 5 या 6 रक्षा मंत्री बदले गए। पहले जेटली थे, फिर मनोहर पारिकर आए, फिर जेटली आए, फिर निर्मला सीतारमण आई, फिर राजनाथ सिंह आए। जिस देश की सरकार अपने रक्षा मंत्री को इस तरीके से चेंज करती है, जैसे 5-6 महीने में, तो आप विश्व को क्या संदेश दे रहे हैं, और खासकर चाइना को क्या संदेश दे रहे हैं कि ये भारत की जो सरकार है, इसका अपने रक्षा के ऊपर उतना तवज्जो नहीं है। जी, आपने देखा होगा कि पिछली बार 2 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको सुपरसीड करके जो नंबर 3 में लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। और उसके बाद उन्हीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पहला सीडीएस बना दिया। वो इसीलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई ऐसा आर्मी चीफ बने या कोई ऐसा सीडीएस बने जो सरकार से प्रश्न करेगा।
जबकि अगर कोई प्रश्न करता है, मान लीजिए कोई आपकी कमियों को बताता है, तो वो तो आपका मित्र हुआ ना। जी सही है। वो नहीं चाहता कि आप अपनी गलतियों को दोहराएं, तो आपकी गलतियां बता रहे हैं ताकि आपकी गलतियां दूर कर सके। लेकिन आज राजनीति के चलते, सत्ता के चलते, ये नहीं चाहते कि कोई भी सेना का अधिकारी या सेना, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, वो सरकार से कोई प्रश्न करे, सरकार की गलतियों को उजागर करें। अच्छा, अभी आपको बताऊं, बड़ी जोर शोर से कहा था आज की सरकार ने कि हमने भारतीय सेना को 1 रैंक 1 पेंशन दे दी। ये झूठ है, सरासर झूठ है। जो सेना को दिया गया वो सिर्फ एक इंक्रीमेंट दिया गया है। 1 रैंक 1 पेंशन 2000 दिन हो गए हैं, तकरीबन 6.5 साल। आज भी पूर्व सैनिक जंतर मंतर दिल्ली में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला नहीं दिया है। ये पिछले नवंबर में आना था, फिर मार्च में आना था, अप्रैल में आना था, अभी तक नहीं आया है। और क्यों नहीं आया है अब ये कहना तो अनुचित होगा, लेकिन इस तरीके का जो राजनीतिकरण किया है, और सेना को क्यों सरकार नहीं चाहती कि वो अपने उसको उसका स्थान दिया जाए, स्वायत्तता उसकी रहे। अभी आपको पता है कि देश में करीब 25 लाख पूर्व सैनिक हैं। इन 25 लाख पूर्व सैनिकों की जो पेंशन है उसके लिए सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। मतलब एक पूर्व सैनिक को औसतन 1500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। देश में रक्षा मंत्रालय में करीब 5.5 सिविलियन एम्प्लॉय भी हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं, एमईएस में काम करते हैं, अलग जगह काम करते हैं। इनकी संख्या 5.5 लाख के करीब है। इनका जो बजट है तकरीबन 22-23 करोड़ है। मतलब एक सिविलियन रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी को औसतन प्रति माह 33,000 रुपये पेंशन मिलती है और फौजी को 15,000 रुपये। अभी यहाँ मैं ख़त्म नहीं हो रहा हूँ, आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को देख लीजिए। इनकी संख्या देश में करीब 2.5 लाख है, पूर्व जो रिटायर्ड हैं। इनके लिए 33,500 करोड़ का बजट है। मतलब हर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर को रिटायरमेंट के समय 94,000 रुपये प्रति महीना की उसकी पेंशन है। एक फौजी जो ब्रह्मास्त्र है उसका 15,000, जो सिविलियंस है 33,000, और आईएएस ऑफिसर उनका 94,000। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि सरकार में जो अनपढ़ है, अज्ञानता है, उसकी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं ये ब्यूरोक्रेटिक लॉबी। इसलिए उनको खुश रखो, सेना को अलग रखो, सेना को आगे मत आने दो। इसके अलावा बहुत एएफटी, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में 2016 तक एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, वो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता था। उसके बाद इस सरकार ने वो हटा के एक सिविलियन ऑफिसर कर दिया। अच्छा, कोई भी ट्रिब्यूनल होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस ट्रिब्यूनल के अंतर्गत जो कार्यरत लोग हैं उनका जो वाजिब मांगे हैं उसको न्याय मिले। जितने दूसरे ट्रिब्यूनल हैं ये सब लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, लेकिन जो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है वो रक्षा मंत्री के अंदर आता है। मतलब आप ये मान रहे हैं यदु जी कि वो सम्मान सेना के लोगों को नहीं मिल पा रहा है जो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। अभी आपने देखा होगा पिछले महीने पूर्व सैनिकों की पेंशन नहीं दी गई थी, उसका बहुत बवाल मचा। नहीं, कई तरह की चीज़ें होती है, जैसे दाल पतली मिल रही है, रोटी ठीक नहीं मिल रही, इस तरह के वीडियो भी आते हैं। अन्यथा प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई देश का सैनिक चुनाव थोड़ी लड़ता। सही बात, तो चुनाव लड़ रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कि कोई बात है। यदु जी, अब एक थोड़ा सा दूसरे मूड और टेम्पो का सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक कोई सेना के कोई आनंद बख्शी, नहीं माफ़ करिएगा, आनंद बख्शी तो गीतकार है, कोई जनरल बख्शी हैं, बहुत चिल्लाते हैं टीवी पे आके, और इतना चिल्लाते हैं कि एक छवि बना दी गई है कि जो भी जनरल होगा
वैसी चिल्लाता होगा उसको आप ऐसे उनकी बात तो नहीं कर रहे जिनकी मूछें हैं बड़ी बड़ी? जी जी हाँ, बड़ी बड़ी मूछों अच्छा, वाले ओके, जनरल बख्शी की बात हाँ कर जी, रहा हूँ मैं। हाँ जी, जीडी तो बख्शी। जीडी बख्शी, तो उनको देख के लगता है या एक ऐसा बना लिया गया है कि जो भी जनरल होगा उसको ऐसा चिल्लाना चाहिए, या ऐसा चिल्लाएगा तो ही वो जनरल रहेगा। तो क्या सेना के सारे लोग इसी तरह से चिल्लाते हैं या क्या है, क्या है मामला? ओके, देखो राजकुमार, हर मूछ वाला जी महाराणा प्रताप नहीं होता। ठीक ठीक। हर मूछ वाला जो बालाकोट स्ट्राइक करने वाला स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन नहीं होता। ठीक है। और हर मूछ वाला जो भारत का सबसे स्ट्रांग सेनापति रहा है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ नहीं हो सकता। लेकिन मूछ वाले चंदन तस्कर वीरप्पन हो सकते हैं, अच्छा ठीक। डाकू मानसिंह भी हो सकते हैं, ठीक ठीक हैं? हाँ, विजय माल्या भी हो सकते हैं, ठीक है और मेहुल चौकसी भी हो सकते हैं, ठीक है ठीक है ना? हाँ, तो मूछ वाला एक द एक्सेप्शन कैन नॉट बी रूल। ओके, तो इस तरीके के जैसे सर्कस में मेन आर्टिस्ट अलग होते हैं, लेकिन जोकर भी तो एक दो होते हैं कि नहीं होते? तो है ना? आप कहना क्या नहीं, चाहते मैं हैं? बताता हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे जिनका काम सिर्फ चापलूसी करना है, जिनका काम सिर्फ सरकार के और गोदी मीडिया के एजेंडे को चलाना है, और जिसको इस एजेंडे में हाँ जी कहने की आदत से ये उम्मीद है कि उनको कोई संविदा नियुक्ति मिल जाएगी, कहीं के गवर्नर बन जाएंगे, ठीक कह रहे हैं, है ना? वो तो गालियां भी देते हैं, वो तो गालियां भी दे रहे हैं यार एक बात बताऊं, मेरी जो शब्दकोश में इतनी गालियां हैं जो आपने सुनी नहीं होंगी, लेकिन संस्कार बताते हैं कि गालियां उस समय देनी चाहिए जब आपकी दूसरी चीज फेल हो जाए, जब आप बिल्कुल अपने आप को लाचार समझ लो। ठीक कह रहे हैं। और एक चीज बॉस, मूछे तो तुम्हारी भी है मेरी भी है। नहीं, हमने थोड़ा तरीके से रखी हुई है। देखो, जो बादल गरजते हैं ठीक है वो बरसते नहीं। जी हाथी के दांत खाने के और होते हैं, हाँ दिखाने के और होते हैं, है ना? जी जी। तो दिखाने के दांत को देखो और खुश रहो यार। अच्छा ठीक। यदु जी, एक फिर मैं गंभीर सवाल की तरफ लौटता हूँ। आपने युद्ध तो खूब लड़ा है, और श्रीलंका के खिलाफ भी लड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ा है, कारगिल के युद्ध में भी आप रहे हैं जी। क्या आपने कभी गृह युद्ध लड़ा है? गृह युद्ध से मेरा मतलब वो नहीं जो पत्नी या पति के बीच हो जाता है। मुझे लग रहा है कि देश जिस दौर से गुजर रहा है, सब लोग कहते हैं, मुझे भी ऐसा अनुभव होता है कि हम गृह युद्ध की तरफ हैं। तो आपने पहले कभी लड़ा है या अभी लड़ रहे हैं सेवानिवृत्त होने के बाद? आपका जो ये प्रश्न है बहुत ही जटिल प्रश्न है, बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है, और उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। मैं एक सैनिक हूँ, 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और हर लड़ाई में हमको विजय मिली है। हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने अपना फर्ज निभाया है, और फर्ज निभाया है देश के लिए, तिरंगे के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए। जी, बढ़िया बात। जब कोई सैनिक लड़ता है राजकुमार, वो इसीलिए नहीं लड़ता क्योंकि उसको दुश्मन से नफरत है, वो इसीलिए लड़ता है क्योंकि उसको अपने 125 करोड़ देशवासियों से मोहब्बत है। बहुत बढ़िया। आप समझ रहे मेरी बात? जी जी। और जब देशवासी की बात होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हमारे लिए मात्र वो देशवासी है। ठीक कह रहे हैं। हमारा कर्तव्य है संविधान की रक्षा, जो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, और देशवासियों की रक्षा, देश की अखंडता की रक्षा, वो हम करते हैं। इसके लिए चाहे हमारी जान भी चली जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं, कोई और सही,
हमारी जगह कोई और शहीद होगा, लेकिन अपना धर्म कर्तव्य निभाएगा। लेकिन 2010 में जब मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ और जो आज मैं देश का माहौल देख रहा हूँ, मैं आपसे सच कहता हूँ, ये शायद मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण युद्ध है। अच्छा, आप मेरे बात की गंभीरता को समझिएगा। जी, और मैं पूरे आई एम टॉकिंग टू यू विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आज देश जाति और धर्म के नाम पे बंट सा गया है। जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, जी, वैसे आज हो रहा है। आज आप गौ रक्षा के नाम पे किसी की हत्या कर देते हैं। आप जय श्री राम या अल्लाह हो अकबर का नारा लगा के आप किसी इंसान का खून बहा देते हैं। आप कुछ ऐसे अपने काम कर रहे हैं जिससे दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोग उकसाएं। आप उकसाना चाहते हैं। क्यों? कभी कभी मुझे दुख होता है जब मैं शाम को सोचता हूं, और एक फौजी हूं तो देश की बात तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती देश पहले आता है। ही। और शायद आज भी मैं सरफिरा ही हूं। सच बता रहा हूं, मेरा दिमाग अभी भी घुटने में ही है। अरे नहीं, लेकिन गोबर नहीं है बॉस दिमाग में। ठीक है। जब मैं देखता हूं कि मैं उन देशवासियों के लिए लड़ रहा था जो आपस में लड़ रहे हैं, तो इन जाहिलों के लिए क्यों लड़ा मैं? बात तो आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी ये जो पीड़ा 5 उंगलियां हैं ना बॉस, जी, इसको आप आके मेरी 5 उंगलियों को ऐसे तोड़ दोगे। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये दलित है। लेकिन जब ये ऐसे हो गए ना, मजा आ रहा है कि राजकुमार सोनी मेरी इस मुट्ठी को कोई आंच भी लगा सके। ये होती है मुट्ठी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं FIST, फिस्ट। फिस्ट का मतलब फोर्सफुल, इंटीग्रेटेड, स्पिरिटेड टीम। जब तक आपके देश में अनेकता में एकता नहीं होगी, आप किस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा युद्ध तो ये है। और मैं तो इस बड़े गंभीर सवाल के माध्यम से मुझे अपने कविताएं की 4-5 लाइन याद आ रही हैं। मैं सुनाइए। खासकर युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा। मैं जी जी, बोलिए बोलिए। आवाज तो बहुत उठाई देश की कमियों के लिए, वाह, तुम बुराई मिटाओ तो कोई बात बने। फूलों को तो मसल देते हैं सभी, तुम माली बन बताओ तो कोई बात बने। क्या बात है, क्या बात। बिखर ना जाओ मोतियों की तरह, बिखर ना जाओ मोतियों की तरह, तुम माला बन बताओ तो कोई बात बने। क्या बात है, बहुत आज हम माला को तोड़ रहे हैं। और आप और मैं तो शायद जिस गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देख लीजिए, यमन, सूडान, कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रवांडा। आप मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लीबिया। अभी आप साउथ ईस्ट एशिया में आ जाइए, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अब श्रीलंका। सब जगह वो हाल है। तो क्या हमको इन टूटे हुए दो देशों के कारणों को जानकर हमने कुछ सबक नहीं लेने चाहिए और वो जो कमजोरियां हमारी उसको दूर करना चाहिए? लेकिन नहीं, हमको सिर्फ दिल्ली के रायसीना हिल के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की कुर्सियों में बैठना है। देश क्या है भाई साहब? कुछ नहीं है। देश तो फौजी है, फौजी का काम मरना है, वो मरता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, आपका और मेरा वजूद तब तक है, ये युवाओं का वजूद उस समय तक है। जब देश है तब तक आपका वजूद है मेरे युवा दोस्तों। जिस दिन देश टूट गया, ना आप रहोगे ना आपका वजूद रहेगा। हम तो शायद ना रहें उस समय, लेकिन आपकी आने वाली संतानें, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक गुलाम के माफिक कटोरा लेके रहेंगी। बुरा मत मानिएगा, मैं स्पष्ट आपने बहुत ही गंभीर बात कही। और यदु जी, अब मैं ये जानना चाह रहा था, मतलब हालांकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अफसोस भीतर कर गया है। कहा जाता है कि सेना कमज़ोर हुई है, सेना कमज़ोर हुई है, और प्रचार ये भी होता है कि सेना मजबूत हुई है। तो
क्या है सच? क्या सेना कमजोर हुई है हमारे देश की या मजबूत हुई है? 1962 में जो चाइना की लड़ाई थी, जी। 1947 के बाद 2022 तक 72, 73, 74 साल हो रहे हमें। जी। एक युद्ध में जो स्वतंत्रता के सिर्फ मात्र 15 साल के बाद लड़ा गया था 1962 का, उसमें हमें विजय नहीं मिली थी। उसके अलावा हर युद्ध में भारतीय सेना को विजय ही प्राप्त हुई है। जी। देश टूटने नहीं दिया, चाहे वो कितनी भी बड़ी मिलिटेंसी भी हो, आंतरिक युद्ध भी हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर का हो, चाहे नागालैंड का हो, चाहे पंजाब का हो, सेना ने देश को टूटने नहीं दिया। तो मतलब देश की जो ताकत है उसका मनोबल है, उसकी ट्रेनिंग है, उसका जुनून है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि सेना पहले मजबूत थी कि अब मजबूत है, आज हम बात करते हैं सरकार, अब जैसा आपने कहा सरकार बड़ा प्रचार प्रसार करती है कि हमने सेना को बहुत आधुनिक हथियार दिए हैं, इक्विपमेंट दिए हैं, एयरक्राफ्ट दिए हैं। आज आपने राफेल दिए, हमारी ज़रूरत थी 126 एयरक्राफ्ट की, मतलब 7 स्क्वाड्रन की। चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हमको मिले 36। एक उदाहरण देता हूँ, अगर मान लीजिए राजकुमार मुझे आपका ये स्टूडियो की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आपने दी है, और मैं आपको बोलता राजकुमार इस स्टूडियो की हिफाजत के लिए मुझे 4 लाइट मशीन गन चाहिए, 4 LMG चाहिए, आप मुझे 1 LMG देते हो, तो मैं बताओ इस कुर्सी की हिफाजत करूंगा कि कंप्यूटर की हिफाजत करूंगा या लाइट की हिफाजत करूंगा? एक उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, क्या राफेल ही भारतीय सेना को मिले हैं? इसके पहले क्या जगुआर नहीं मिले, मिराज 2000 नहीं मिले, क्या सुखोई नहीं मिले, क्या MiG-29 नहीं मिले? क्या ये उस समय के सबसे आधुनिक हथियार नहीं थे? क्या हमारे दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, क्या उन्होंने नाग, अग्नि, पृथ्वी, आकाश मिसाइल हमें नहीं दी? क्या आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आज रशिया से हमको S-400 सिस्टम मिल रहा है? ये गलत है। देश की सेना जो भी कमियां हैं उसका वो पीछे डब्बे में रख के फिर लड़ती है और विजय पाती है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, BC खंडूरी, जनरल BC खंडूरी, जो भाजपा में अटल बिहारी की सरकार में परिवहन मंत्री रहे, जिन्होंने क्वाड्रेंगल रोड्स बनाई हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, वो एक आर्मी के जनरल के पद से रिटायर हुए। जब आज की सरकार पहली बार सत्ता में आई थी तब उनको डिफेंस स्टडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, किसको? जनरल BC खंडूरी को। और उनको ये कहा गया था कि आप अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपें। उन्होंने अप्रैल 2018 को डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सरकार को संसद भवन में सौंपी, और उस रिपोर्ट में लिखा था कि आज भारतीय सेना के पास जो 68% हथियार है, इक्विपमेंट है, वो ऑब्सोलीट है, मतलब पुराना हो चुका है। 24% जो इक्विपमेंट है वो समकालीन है, कंटेम्परेरी है, जिससे आज काम चल सकता है, और सिर्फ 8% इक्विपमेंट भारतीय सेना के पास है जो मॉडर्न है, लेटेस्ट है। मतलब उसके बाद हुआ क्या, सुनिए ना। अप्रैल में रिपोर्ट करी उन्होंने, रिपोर्ट पार्लियामेंट में दी। सितंबर 2018 को उनको इस पद से हटा दिया गया, ये बोल के कि BC खंडूरी की उम्र हो गई है, और उनकी जगह किसको बनाया गया? कलराज मिश्रा, जिनकी उम्र 78 साल की थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ प्रदीप यदु नहीं बोल रहा, ये तथ्य बोल रहे हैं, और जो तथ्य हैं वो सत्य हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि सेना पहले मजबूत थी कि आज मजबूत है। आपने जो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन कभी इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया ना। अच्छा, सेना की, चलिए मैं समझ गया आपकी बात को, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपके तर्क और तथ्य से एक आकलन कर ही लेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन एक सेना की जो ताकत है वो क्या होती है? क्या हथियार होते हैं कि उनका मॉरल होता है? क्या होती है सेना की असली ताकत? क्या होती है कि सिर्फ प्रधानमंत्री चले गए और उनकी पीठ थपथपा के आ गए, प्रशंसा करके आ गए, क्या वो होती है? या वो फिल्मी हीरोइनें चली जाती है
और फौजी भाइयों के लिए गाना वाना गा के आ जाती है, डांस वांस कर, क्या वो होती है, क्या है ताकत? आज भी हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जो भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है वो अनेकता में एकता है। जहाँ पे जब अब राजकुमार, जब मैं लड़ाई के मोर्चे पे था, क्या वो लड़ाई मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने दोस्त या तुम्हारे लिए लड़ रहा था? ना तो मेरे पास थे, मैं तो दुश्मन से लड़ रहा था पूरे देश के लिए, उस तिरंगे के लिए। ठीक कह रहे हैं। अभी उस समय ना हमारा परिवार का कोई सदस्य होता है, ना मित्र होते हैं, ना भाई होता है, ना बहन होती है। हमारे वही यूनिट के लोग होते हैं, ऑफिसर होते हैं, जैसे साहबान होते हैं, हमारे बहादुर जवान होते हैं। वो किसी धर्म का उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा परिवार होता है और वो सबसे बड़ी हमारी ताकत होती है। मैं आपको बताऊं, फौज में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एक ही प्रांगण में होते हैं, जिसको हम सर्वधर्म स्थल कहते हैं। बहुत बढ़िया। आप रुड़की जाइएगा, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर का जो सेंटर है, वहाँ पे जाके देखिएगा, सर्वधर्म स्थल। और हम सब उस सर्वधर्म स्थल को फौजेश्वर के नाम से पूछते हैं। फौजेश्वर। फौजेश्वर, ये नई जानकारी है मेरे लिए। मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर गुरुद्वारा साहब में ज्ञानी जी छुट्टी में हैं तो वहाँ पे हमारा मुस्लिम सैनिक अरदास पढ़ता है। वाह, क्या बात है। अगर मंदिर के हमारे पंडित जी, वो भी सूबेदार होते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ ज्ञानी जी और पंडित जी की, ये भी फौजी होते हैं। अगर पंडित जी छुट्टी में हैं तो ज्ञानी जी वहाँ ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं। क्या बात है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि कोई नेता या ये कहता है कि हम जवानों के खून को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई मोमबत्तियां जला देता है, ठीक है, आप देशवासी यही कर सकता है ना, बेचारा एक शहीद के नाम पे मोमबत्ती जला सकता। लेकिन अगर देशवासियों को पता हो कि सच्चाई क्या है, जो मैंने कुछ बताया है, जो बोला है वो सच है, तब मैं उम्मीद करता हूं कि आज देश के युवा और आज देश के 93% लोग सबसे ज्यादा विश्वास सेना पे करते हैं। क्यों करते हैं? इन्हीं कारणों से। और मैं युवा से चाहूंगा कि आप सरकार से प्रश्न पूछिए जब तक सरकार थक ना जाए। आप सरकार से पूछिए कि आपको कोई हक नहीं है देश को तोड़ने का, आपको हमने गद्दी पे बैठाया है, हम देश के मालिक हैं, ना कि आप। तो चलिए, ये थे प्रदीप यदु, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर साहब, और लंबी बातचीत हमने इनसे की और हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिला। एक जो नई बात इन्होंने बताई कि सभी धर्मों के जो सभा स्थल हैं, प्रार्थना स्थल है, वो एक जगह पर होते हैं। काश इस देश में भी ऐसे ही कुछ होता कि हम सभी धर्मों को जो मानने और जानने वाले लोग हैं, उनकी प्रार्थनाओं के जो स्थल हैं वो सब एक जगह कर देते, तो शायद फिर कोई लंगूर मस्जिद पे चढ़ के झंडी नहीं फहराता, या फिर कहीं खुदाई करने की बात नहीं होती, या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उत्तेजक नारे नहीं लगाए जाते। बहुत कुछ बदला जा सकता था। यदु जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सेना की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इस देश की अनेकता में एकता जैसी विशेषता। यानी हम जो फूल हैं, जो हम फूलों के गुलदस्ते हैं, वो गुलदस्ता जिस हाथ में है, जिस मुट्ठी पे है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदीप यदु जी का ये से लिखी गई ये बातचीत जो है आप सबको अच्छी लगी होगी। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय हिंद।